हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने आप को अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपनी टाइम टू टाइम स्टडीज़ को लेकर चल रहे होंगे और बेसिकली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम अपने चैप्टर्स को डिटेल में समझकर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसकी हमने फर्स्ट सीरीज़ शुरू करी हुई है जो कि चैप्टर नंबर 1 की है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इस चैप्टर में हमने अब तक समझा क्या है, हमने पिछले 2 पार्ट्स कवर करे हैं जिनके अंदर हमने कुछ बातें समझी, जैसे चेंज के बारे में समझा, चेंज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेंजेस के बारे में समझा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज, हमारे आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं तो इन चेंजेस के बारे में समझा। और बेसिकली चेंजेस के अंदर भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को, इन दोनों में भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इन 2 चेंजेस को हमने ज़्यादा डिटेल में समझा। फिर हमने प्रूव करा कि चेंज कैसे रिएक्शन कहलाता है और उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को समझा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में भी हमने फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को समझा, जिनके अंदर फिर हमने पता लगाया कि रिएक्शन होती कैसे है, इसके होने का कारण क्या है और अगर हो रही है तो कैसे ये होती है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, ये हमने यहाँ समझा। और लास्टली हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स समझी कि किसी रिएक्शन को अगर पहचानना है, किसी रिएक्शन को अगर जानना है कि वो कैसी है, वो फिजिकल है, वो केमिकल है, तो उसको जानने के लिए भी हम लोगों ने कुछ स्टेप्स को समझा, कुछ बातों को जाना। फिजिकल रिएक्शन को पहचानना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्शंस को पहचानना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें अब तक हमने अपने चैप्टर के अंदर कवर करी थी। अगर आप लोग इस वीडियो पर न्यू आए हैं तो मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि आप पिछली वीडियो का थोड़ा सा डाटा कवर अप करिए ताकि आपको यहाँ पर कुछ भी न्यू ना लगे, और अगर आपको यहाँ तक का नॉलेज है तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली आप सबने इन सब चीज़ों में एक बात पे गौर करा होगा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसके होने का मीन्स क्या है, हमारे रिएक्टेंट के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी कंपोनेंट्स है, उसका प्रोडक्ट बनना। लाइक एज हमारे पास कोई रिएक्टेंट था A, B और C, ये कंबाइन हुए और इन्होंने मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे दिया D। तो दैट मीन्स टू से हमने इन सब टॉपिक्स के अंदर एक बात कॉमनली समझी कि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो किसी ना किसी स्पीड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि हर एक रिएक्शन की अपनी कुछ स्पीड है, अपना कुछ रेट है, स्पीड को ही रेट कह देते हैं। हर एक रिएक्शन की अपनी कुछ ना कुछ स्पीड है, अपना कुछ ना कुछ रेट है, किसी ना किसी स्पीड से, किसी ना किसी रेट से वो रिएक्शन मूव हो रही है। उदाहरण के लिए बेसिकली जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे, सेटिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना। हमने दही जमाई और नाइट में हमने अपने मिल्क को बॉईल करा। देखिए क्या करा, हमने कर्ड सेट करनी है और उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने रात को दही को तैयार होने के लिए पहले दूध को गर्म करा, दूध के अंदर खट्टा डाला हमने। अब उस नुआए खट्टे दूध को हमने छोड़ दिया होल नाइट। दैट मीन्स टू से कम 6 से 7 घंटे लगे। मीन्स इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में 6 से 7 घंटे का समय लग गया। इस रिएक्शन को कवर होने में 6 से 7 घंटे लग गए। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एक आयरन है और इस आयरन को वाटर मिल गया, बारिश हो गई, हवा में ये था ही और इसको रस्ट हो गया, जंग लग गया। आप सभी के बाहर कूलर्स रखे हुए हैं ना, तो उनमें जंग लग गया। क्या वो जंग 1-2 दिन में लग गया या वो 3-4 दिन में लगा? नहीं, वो कम से कम 1 वीक के अंदर लगना शुरू हुआ। मीन्स यहाँ 6 से 7 घंटे में रिएक्शन हो रही है, यहाँ 1 वीक में हो रही है। और बेसिकली आज आपके घर में खाना भी तैयार हुआ होगा, कुछ ना कुछ फूड भी बना होगा,
मम्मा ने वो जो फूड बनाया है उसको पकने में हद मार के आधे से पौने घंटे का समय लगा होगा बस। मम्मी ने जो भी आज वेजिटेबल्स बनाई है, जो भी वेजिस बनाई है, उसको तैयार होने में भी तो हमारे पास कम से कम या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा लगा होगा। मीन्स उस रिएक्शन में भी, कुकिंग ऑफ फूड में भी हमारे पास में ये जो फूड प्रिपेयर हुआ इसके अंदर भी 1 घंटा तो लगा। मीन्स हर एक रिएक्शन की अपनी कुछ ना कुछ स्पीड हो रही है। तो जनरली अगर हम रिएक्शन की स्पीड पे, रिएक्शन के बारे में बात करें, मतलब हमारी जो रिएक्शन है अगर उनको स्पीड के हिसाब से, स्पीड को ही केमिस्ट्री में रेट कह दिया जाता है, अगर रिएक्शन को स्पीड या रेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। या तो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगी या फिर वही रिएक्शन स्लो रिएक्शन होगी। देखिए क्या मतलब हुआ फास्ट रिएक्शन का और स्लो रिएक्शन का। जो रिएक्शंस बेसिकली फास्टली मूव हो जाए, फास्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शंस जो कंज्यूम करती हैं लेस अमाउंट ऑफ टाइम। मीन्स जिन रिएक्शन के अंदर हमारा जो टाइम है वो बहुत ही कम मात्रा में लग रहा है, उन रिएक्शन को हम फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। और इन्हीं रिएक्शंस को ही रैपिड रिएक्शंस भी बोल देते हैं। फास्ट रिएक्शन को ही रैपिड रिएक्शन बोल देते हैं। अब इसके अलावा जो रिएक्शंस स्लो मूव करें, जो रिएक्शंस ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें, उन रिएक्शन को हम लोग स्लो रिएक्शन कह देते हैं। अब ये स्लो रिएक्शन का मीन्स क्या है कि जहाँ पे टाइम का जो अमाउंट या क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, मतलब जो टाइम यूजिंग हो रहा है वो टाइम यूजिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उस रिएक्शन को स्लो रिएक्शन कहते हैं। कि सर एग्जांपल देकर समझाइए। अब देखिए फास्ट रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो आपने पेपर को बर्न करा, पेपर को बर्न कर दिया, बहुत जल्दी हो गया, क्या है, फास्ट रिएक्शन है। पर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सुनी हुई है, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ये बात जानी है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2, H2O और इसके साथ साथ हमारी UV एनर्जी, मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस है, वो जब क्लोरोफिल के साथ रिएक्शन कर देती हैं, उससे क्या आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है उससे। तो जो ग्लूकोज आ रहा है ये तो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना एकदम से ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया। दैट मीन्स वो रिएक्शंस जो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाती हैं, वो रिएक्शंस जिनको होने में कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक, 1 साल लग जाता है, उन रिएक्शंस को स्लो रिएक्शन बोल देते हैं। और इन्हीं स्लो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जो स्लो रिएक्शन है, इन्हीं स्लो रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोल देते हैं। दैट मीन्स वो रिएक्शन जो जल्दी कवर हो जाए उन्हें फास्ट रिएक्शन कहा जाता है, वो रिएक्शन जो बहुत टाइम कंज्यूम कर रही है उनको स्लो रिएक्शन कहा जाता है। फास्ट रिएक्शन का जो रेट है, फास्ट रिएक्शन की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, जल्दी कवर हो जाएगा। पर स्लो रिएक्शन वो धीरे धीरे होती है, उसमें टाइम लगता है। अब हमने फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन समझ लिया। क्या बात कही हमने, 2 बातें, एक तो
फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में टाइम इज इन लेस अमाउंट, लेस क्वांटिटी, और स्लो में टाइम इज इन मोर क्वांटिटी, ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसमें हमने एग्जांपल लिया बर्निंग ऑफ पेपर, और इसमें हमने एग्जांपल लिया फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर आप कोई भी और एग्जांपल भी इजीली ले सकते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, और इसमें जैसे डिकम्पोजिशन हो गई। डिकम्पोजिशन भी क्या है, या फिर और इसमें रस्टिंग ले सकते हैं। रस्टिंग भी क्या है, रस्टिंग में भी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। आप लोग देखते हो, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि लोहे को जब पानी मिलेगा तो कम से कम उसको 7 दिन से 8 दिन लगेंगे जंग पकड़ने में। तो रस्टिंग क्या कर रहा है, रस्टिंग भी तो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है ना। तो स्लो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शन, रैपिड रिएक्शन। तो जो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाए उन्हें फास्ट रिएक्शन कहा जाता है, जो रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड हो उन्हें स्लो रिएक्शन कहा जाता है। फास्ट रिएक्शन को ही रैपिड रिएक्शन बोलते हैं और स्लो रिएक्शन को ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ से टॉपिक हल्का सा मुड़ता है, और क्या समझ में आ रही है कि सर आप ना बहुत देर से बहुत सारी रिएक्शंस बोल रहे हो। कभी कह रहे हो लोहे को जंग लग रहा है, कभी कह रहे हो कि भाई प्रेसिपिटेट तैयार हो रहा है, कभी कह रहे हो सेटिंग ऑफ कर्ड हो रहा है। तो ये सब बातें एक बात को तो दिखा रही है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और मैंने आपके सामने एक एग्जांपल भी लिख दिया। क्या लिखा, व्हेन जिंक इज react with dilute sulfuric acid, it gives zinc sulfate and produce hydrogen gas। देखिए मैंने कितनी बड़ी बात लिखी कि व्हेन जिंक इज रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा पूरा, ये एक केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन में देखते ही पता नहीं लग रहा कि रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी भी दिख रही है आपको, इतनी बड़ी दिख रही है कि अगर ऐसे ऐसे 8-10 रिएक्शन लिखनी पड़ गई तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। और केमिस्ट्री तो बनी ही हमारी बेसिकली क्या है, ऐसी ऐसी कई रिएक्शनों से बनी हुई है। केमिस्ट्री तो बेस ही रिएक्शंस पे है। तो जब साइंटिस्टों ने केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना शुरू करा ना, तब साइंटिस्टों को ये सबसे बड़ी दिक्कत आई। केमिकल रिएक्शन जब होने लगी, जब केमिकल रिएक्शंस बनने लगी, लोग समझने लग गए, साइंटिस्ट समझने लग गए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तब उसकी लिमिटेशन आई। क्या लिमिटेशंस आई? पहला कि जब केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स में लिखते थे ना, सेंटेंसेस में, तो एक तो ये बहुत लंबी होती थी। जब केमिकल रिएक्शन को सेंटेंसेस या वर्ड में लिखा गया तो ये बहुत लंबी है, जैसे आप खुद भी देख पा रहे हो कितनी लंबी है ये रिएक्शन। दूसरा
इनको लर्न करना डिफिकल्ट था, डिफिकल्टी इन लर्निंग, याद करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तीसरा, इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, किसका, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। आप खुद भी देख रहे हो इसके अंदर ये सेंटेंस देखिए, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव जिंक सल्फेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इसको देखते ही समझ नहीं आ रहा रिएक्टेंट क्या है, इसको देखते ही समझ नहीं आ रहा प्रोडक्ट क्या है। तो जो आइडेंटिफिकेशन था ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो भी डिफिकल्ट था। और इसके अलावा हमें ये पता ही नहीं लगा कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन में। ये भी एक कमी निकली। इसको देख के कहाँ पता लग रहा है भाई कितने हमारे एटम्स कंबाइन हुए, कितने हमारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, ये भी नहीं पता लग रहा। मींस केमिकल रिएक्शन सेंटेंसेस के अंदर बहुत लंबी होती थी, टू डिफ़िकल्ट होती थी लर्निंग के लिए, इसको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके अंदर रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, उसको भी देखना मुश्किल हो जाता था, उसको भी पहचानना मुश्किल हो जाता था। इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ एटम ने भाग लिया रिएक्शन को प्रोसीड करने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना, ये पहचानने में भी हमें दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ से कंसेप्ट आया केमिकल इक्वेशन का। जब ऐसी ऐसी दिक्कतें आने लगी तब कंसेप्ट निकला केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन क्या थी? केमिकल इक्वेशन ने इन बातों को ध्यान दिया और केमिकल रिएक्शन को आसान करने की कोशिश करी। बेसिकली जीन बेगन, कौन? जीन बेगन या जीन बेगुन, इन्होंने 1615 के अंदर, देखिए कितने पहले के टाइम है, जीन बेगुन ने 1615 के अंदर पहली केमिकल इक्वेशन बनाई थी, पहली केमिकल इक्वेशन बनाई। हमारी केमिस्ट्री कितनी ज़्यादा पुरानी स्टेट से मूव करती हुई आ रही है, ये यहाँ से पता लग रहा है कि जो पहली केमिकल इक्वेशन बनी थी ना वो 1615 में बनी, जीन बेगुन ने दी और डायग्रामेटिकली दी थी, डायग्रामेटिक फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में दी थी। मतलब जो पहली केमिकल इक्वेशन आई थी वो डायग्राम की फॉर्म में थी। मतलब ये जो सेंटेंस लिखा था ना, इन्होंने पहली इस सेंटेंस, ऐसे कोई सेंटेंस होगा, कोई भी रिएक्शन होगी, उसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की सोची और वहाँ से कंसेप्ट निकला केमिकल इक्वेशन का। मीन्स केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप अबव करने में मदद करी केमिकल इक्वेशन ने। अब सीधी सीधी बात पूछे तो केमिकल इक्वेशन है क्या? अगर अब बात करें केमिकल इक्वेशन की तो देखिए, सबसे पहली बात, हमारी जो 4 कमियां थी, इन चारों कमियों को ख़त्म करेगी ये, देखेंगे करती भी है कि नहीं। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में अगर बात करें तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है, शॉर्ट हैंड मेथड। देखिए सबसे पहली कमी ये थी ना हमारी कि जो ये हमने सेंटेंस लिखा था, व्हेन जिंक मेटल इज रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। कितना लंबा सेंटेंस था। तो सबसे पहला काम ही क्या होगा? इस सेंटेंस को कम करना। तो सबसे पहली ही बात क्या बोल दी? ये शॉर्ट हैंड मेथड है। कौन? केमिकल इक्वेशन। ये शॉर्ट हैंड मेथड है टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक शॉर्ट हैंड मेथड है। मतलब ये क्या करेगा, ये हमारी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में या फॉर्मूले की हेल्प से छोटी कर देगा। मीन्स केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूलाज की मदद से केमिकल इक्वेशन में बदला जाएगा। देखेंगे, समझेंगे कैसे। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या है, ये हमारी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट हैंड मेथड है, छोटा मेथड है। और रिप्रेजेंट कैसे होगा, या तो सिंबल्स की मदद से या फॉर्मूलाज की मदद से। दैट मीन्स कि केमिकल इक्वेशन क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को शॉर्ट कर रहा है, उसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीज का सिंबल है, डिक्रीजेस। ये केमिकल इक्वेशन क्या कर रही है, हमारी रिएक्शन को शॉर्ट कर रही है लेंथ वाइज। दैट मीन्स केमिकल इक्वेशन ने सबसे पहला काम ही क्या करा, जो सबसे पहले लिमिटेशन आई थी हमारे पास कि इसके अंदर सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है। तो सेंटेंस बहुत बड़ा हो रहा है तो सबसे पहले उसी को ही छोटा करा कि भाई केमिकल रिएक्शन शॉर्ट हैंड मेथड है। किसका, केमिकल रिएक्शन का। कैसे कर रही है, सिंबल और फॉर्मूलाज की मदद से। अब जो ये केमिकल इक्वेशन है, ये दो तरीकों से मूव होती है। अगर किसी को रिप्रेजेंट करना हो किसी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में, तो वो दो तरीके से है। देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दो फॉर्म्स में देखने को मिलेगी, एक तो वर्ड्स की फॉर्म में और एक सिंबल की फॉर्म में। देखिए, यहाँ वर्ड का मतलब क्या है, वही सेंटेंस लीजिए, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कैसे लिखूंगा इसे मैं, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड और क्या प्रोड्यूस कर दिया, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मीन्स वर्ड्स की फॉर्म में क्या कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास में केमिकल इक्वेशंस को वर्ड्स शब्दों के रूप में बताया जाए, ये शब्द है ना, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, वर्ड्स की फॉर्म में दिखा दिया, उसको तो कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। और अब इसी चीज को अगर सिंबल्स की फॉर्म में दिखाया जाए, सिंबल्स की फॉर्म में जैसे हमारे पास जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या है, H2SO4, जिंक सल्फेट का सिंबल क्या है, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस का सिंबल क्या है, H2। अब सिंबल की फॉर्म में दिखाना है तो जिंक की जगह क्या लिखा, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या लिखा, H2SO4, जिंक सल्फेट की जगह क्या लिखा, ZnSO4, और हाइड्रोजन की गैस, ये सिंबल गैस का होता है। तो आपको यहाँ से क्या समझ आया कि केमिकल इक्वेशन भी दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकता है कोई भी व्यक्ति। एक तो वर्ड्स में, जिसको वर्ड इक्वेशन कहेंगे, तो ये क्या दिख रही है, वर्ड इक्वेशन, जहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल करा गया है। अब सिंबल्स की मदद से भी हो सकती है, ठीक है, सिंबल्स की मदद से भी हो सकती है। मैंने जिंक का सिंबल यूज़ कर लिया, जिंक का फॉर्मूला यूज़ करा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला यूज़ करा, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला यूज़ करा,
हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला यूज़ करा। मीन्स जब हमारे पास केमिकल इक्वेशन वर्ड्स में रिप्रेजेंट करी जाए उसको तो कहेंगे वर्ड इक्वेशन, और जब केमिकल इक्वेशन सिंबल में रिप्रेजेंट करी जाए तब उसको कहा जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन भी दो तरीकों से रिप्रेजेंट होती है। अब देखिए दोबारा वही आई लिमिटेशंस पे। 4 लिमिटेशन थी। पहला कि ये बहुत लंबी लंबी होती है, शॉर्ट हो गई। वर्ड इक्वेशन अभी भी शॉर्ट नहीं हुई थी, वर्ड इक्वेशन पूरी तरह से शॉर्ट नहीं हुई, तो उसको पूरी तरह से शॉर्ट करा गया केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में। मतलब वर्ड इक्वेशन भी केमिकल इक्वेशन है, पर ये पूरी शॉर्ट नहीं है। अगर प्रॉपरली कोई शॉर्ट है तो केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली शॉर्ट है। तो पहली कमी यहाँ पे सॉल्व हो गई कि शॉर्टनेस है। और दूसरी, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं पहचान पा रहे थे। देखो बताया था ना, एरो के पीछे जितना होता है एरिया वो सब रिएक्टेंट का, एरो के बाद में जितना एरिया होता है वो सब प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी पहचान में आ गए। तीसरी लिमिटेशन क्या थी कि पता ही नहीं लग रहा था कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर नंबर लिखे होते, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि एक एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ। ये भी ठीक हो गया। दैट मीन्स टू से केमिकल इक्वेशन ने हमारी केमिकल रिएक्शन की सभी लिमिटेशंस को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया, पूरी तरह से ठीक कर दिया, अपने अंदर अपडेट करा केमिकल इक्वेशन ने जो कमियां केमिकल रिएक्शन में हुई थी उनका। मीन्स अब केमिकल इक्वेशन में कोई कमी नहीं मिली। केमिकल इक्वेशन ने केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप अप कर दिया। अब एक और बात आ गई कि ये केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में दिखती कैसी है। एक्चुअल में अगर परफेक्टली एक केमिकल इक्वेशन लिखनी हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या बातें उसमें दिखेंगी। देखिए मान लीजिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमने केस का क्या लिया, व्हेन हाइड्रोजन गैस burns in the presence of oxygen। देखिए क्या बात कही, हाइड्रोजन गैस जलेगी, हाइड्रोजन गैस जलेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर मैं इसकी एक परफेक्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिखूं तो वो कैसे लिखी जाएगी, किन किन बातों को केमिकल इक्वेशन लिखते समय ध्यान दिया जाएगा, इस बात को सीखिए। देखिए देखिए हमने क्या एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या प्रोड्यूस कर रही है, वाटर को। तो अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए वो देखिए। ये मैंने एक नॉर्मल केमिकल इक्वेशन लिखी, मैंने उसके सिंबल्स लिखे, उसके जितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं उतने मॉलिक्यूल लिखे। जैसे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, 2 ही पूरे वाटर के मॉलिक्यूल हैं। मैंने स्टेट्स को दिखाया है, स्टेट्स क्या है, और इनके नाम को भी लिखा जाएगा। अगर आप बोर्ड के अंदर इनके नाम को नहीं लिख कर आते तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये बात सीखिए कि केमिकल इक्वेशन को जब भी लिखें उसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिखा जाए। अब देखिए ये एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन लिखी है, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं,
पूरे को हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, क्योंकि एरो से लेफ्ट साइड में जो हमारे पास होता है उसको रिएक्टेंट, और एरो से राइट में जो वो हमारा प्रोडक्ट। इसके अलावा ये क्या है हमारे पास, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट क्या है, करेक्ट। इसके अलावा ये क्या है, ये आगे 2 लिखा है, ये आगे 2 लिखा है, ये है कोफिशिएंट। कितने नंबर ऑफ वो मॉलिक्यूल है, तो ये क्या कहलाया, कोफिशिएंट। ये भी तो है, ये वाला 2, ये भी 2 है, ये क्या है, ये तो कोफिशिएंट हो गए, आगे वाले तो कोफिशिएंट हो गए। ये पीछे वाले क्या है, ये जो पीछे वाले हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, ये होते हैं सबस्क्रिप्ट। ये है सबस्क्रिप्ट, मीन्स हमारे उस एलिमेंट की नेचुरल फॉर्म क्या है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो ऐसे भी होता है O, पर ये नेचुरल फॉर्म में नॉन रिएक्टिव फॉर्म क्या होगी, इसकी नॉन रिएक्टिव फॉर्म तो O2 होती है ना। नेचर हमें इसे ऐसे दे रहे हैं ना, तो नेचर में जिस क्वांटिटी में ये मिले होते हैं वो क्वांटिटी सबस्क्रिप्ट है। तो आगे वाली वैल्यू कोफिशिएंट और नीचे वाली वैल्यू सबस्क्रिप्ट। ये हमारे पास रिएक्शन वाला एरो है, ये वाला एरो, ये रिएक्शन का एरो है, रिएक्शन का एरो। तो एक पूरी इक्वेशन के अंदर क्या क्या बातें दिखती हैं, रिएक्टेंट दिखता है, प्रोडक्ट दिखता है, उनकी स्टेट्स दिखती है, उनके नाम दिखते हैं, कोफिशिएंट्स दिखते हैं, सबस्क्रिप्ट दिखते हैं, और रिएक्शन एरो दिखता है। रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट साइड दिखेगा, प्रोडक्ट एरो के राइट साइड दिखेगा, और ये पूरा मिल करके एक केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। तो आपने देखा मैंने ऊपर कितना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को कितना छोटा कर दिया इसने, H2O2। देखो ये थोड़ा सा होच-पोच सा हो गया, अब इसको दोबारा से क्लियर करके लिख देता हूँ एक बार। ऊपर जो हमारे पास रिएक्शन लिखी है, इसको शॉर्ट करके दिया है केमिकल इक्वेशन ने। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये वाटर। तो देखिए ये ऊपर वाली बात को मैंने कितना शॉर्ट करके लिख दिया केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल रिएक्शन की जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन, करेक्ट। तो मैंने इस टॉपिक से क्या क्या बताने की कोशिश करी, केमिकल इक्वेशन आई क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आई, उनको ठीक करने के लिए केमिकल इक्वेशन आई। केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल, हाँ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल थोड़ा थोड़ा सेम दिखता है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कौन है, ये है कोबाल्ट। तो दोनों सेम दिख रहे हैं। तो जब आप सिंबल लिखें तब ध्यान दें कि आप कैपिटल वर्ड्स फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल फॉर्म में लिखें, जैसे जिंक Zn। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में लिखें और जो सेकंड वर्ड है वो स्मॉल में। ये 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि केमिकल सिंबल जब लिखते हैं तो केमिकल सिंबल में जो फर्स्ट वर्ड है अल्फ़ाबेटिकली जो इंग्लिश का फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल मिलता है और सेकंड वर्ड हमारा स्मॉल मिलता है। तो जैसे कोबाल्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सिंबल्स को ध्यान से लिखें, स्टेट को ध्यान से लिखें, नाम ज़रूर लिखें, उनके कोफिशिएंट्स और उनके सफिक्स को सबस्क्रिप्ट्स को ध्यान से लिखें। तो ये मिल करके एक पूरी केमिकल इक्वेशन का निर्माण करते हैं। और हाँ, ये एरो दिख रहा है, ये एरो आपके सिलेबस में आपको कई बार तो ऐसे दिखेगा और कई बार ऐसे भी दिख सकता है। ये केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली रिएक्शन एरो जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे
एक ये जो बता रहे हैं कि नेट फॉरवर्ड है, हमारी जो रिएक्शन है वो उसके मुंह की तरफ है, ये एरो का मुंह इस तरफ है ना, तो मतलब प्रोडक्ट जो है वो पूरा इधर ही बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उसी तरफ बनेगा, तो नेट फॉरवर्ड है, आगे की तरफ जा रही है रिएक्शन। अगर ये उल्टा होता तो नेट बैकवर्ड होता, प्रोडक्ट इधर बनता। पहला एरो तो यही हो गया। दूसरे एरो में क्या दिख रहा है हमें, दूसरे में एक इधर भी जा रहा है और एक इधर भी जा रहे हैं, दैट मीन्स टू से रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में है। मतलब बोथ डायरेक्शन का मीन्स क्या कि रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट भी बन रहा है और अब इसी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है, मतलब अदला बदली चल रही है। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, अब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन गया, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी। ये क्या है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है रिएक्शन। तो कई बार ऐसे भी देखने को मिलेगा। ये तो 10th तक का है और 10th के बाद आपको ये वाला सिंबल भी देखने को मिलेगा, ये 11th में आपको पता लगेगा क्या दिखा रहा है, ये भी देखने को मिलेगा। और आखिरी ये, इसे रेजोनेंस एरो बोलते हैं, इसे इक्विलिब्रियम एरो बोलते हैं और इसे बेसिकली तब लिखा जाता है जब हमारी रिएक्टेंट लगभग प्रोडक्ट के बराबर दिखने लग जाए। मतलब इस एरो को बेसिकली तब यूज़ करा जाता है जब हमें एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के लगभग बराबर दिखाना हो। तो ये वाले एरोज आपको देखने को मिल सकते हैं रिएक्शन में, पर बेसिकली जो आपको अभी 10th क्लास में देखने को मिलेंगे वो यही दो मिलेंगे, जिसे नेट फॉरवर्ड या नेट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए यूज़ करेंगे। अगर मुंह इस तरफ है तो प्रोडक्ट इधर, रिएक्टेंट इधर, और अगर इसका मुंह ऐसे है तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। कई जगहों पे ये दोनों देखने को मिलेंगे। ये कौन है, जब रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट बन रहा है। तो बेसिकली हमारे केमिकल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे पूरा ख़त्म होता है कि रिएक्शन से जो शॉर्ट हैंड मेथड हमें मिला वो केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन ने हमें रिएक्टेंट भी दिखाया, हमें प्रोडक्ट भी दिखाया और कितने मॉलिक्यूल उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी दिखाया। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन भी दी केमिकल रिएक्शन की, इनको याद करना भी आसान है, इनको दिमाग में रखना भी आसान है इन सेंटेंसेस के मुकाबले। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।